राम राम मित्रों, स्वागत है नंबर वन क्लासेस में जहां होती है नंबर वन पढ़ाई। और आज हम कर रहे हैं भाई साहब पढ़ाई किसकी। हम कर रहे हैं पढ़ाई इंटीरियर ऑफ द अर्थ, क्लास 7 ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। और कल हम कुछ पढ़ चुके थे इसमें, आज आगे से वहां से पढ़ेंगे जहां से हमने कल छोड़ा था। ओके मित्रों, तो कल जो पढ़ रहे थे हम वो टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ रहे थे और उसमें हम देख चुके थे मेटामॉर्फिक रॉक तक। मेटामॉर्फिक रॉक तक। और मैंने मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में आपको बताया था कि मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि रूपांतरित चट्टानें या फिर कायांतरित चट्टानें वो होती है जो अपना रूप बदल लेती है। और ये रूप कैसे बदलती है कि कोई नॉर्मल चट्टान है वो फिर मान लो किसी तरीके से धरती के नीचे पहुंच जाती है और दब जाती है ऊपर बहुत सारे वजन के नीचे। तो उस दबाव की वजह से और धरती के नीचे ताप, यानी कि दबाव का मतलब होता है प्रेशर, हाई प्रेशर पड़ता है उस पर, या फिर नीचे हाई टेम्परेचर रहता है और उसकी वजह से वो चट्टान बदल के दूसरी चट्टान में बदल जाती है। तो उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, रूपांतरित चट्टानें जिसका रूप बदल जाए। तो आगे इसके उदाहरण हम देखेंगे, लेकिन अभी हम आगे चलते हैं और आगे का पढ़ते हैं इग्नियस रॉक के टाइप्स। यानी कि आग्नेय चट्टान जो हमने पढ़ी थी कल की क्लास, मैंने समझाया था कि आग्नेय चट्टान किनको बोलते हैं, इग्नियस रॉक किनको बोलते हैं। आज उनके हम टाइप्स देखेंगे, ठीक है। तो भाई देखो, इग्नियस रॉक्स जो होती है ना वो दो टाइप की होती है ना। कौन सी होती है? एक तो होती है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और एक होती है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। हिंदी में बोलूं तो इनको इसको बोलते हैं बाह्य बाह्य आग्नेय चट्टानें और इनको बोलते हैं आंतरिक आग्नेय चट्टानें। कुछ नहीं होता ज़्यादा कि भाई लावा जो निकलता है धरती के नीचे से, क्या धरती के नीचे मैग्मा होता है खूब सारा, है ना। तो अगर वो बाहर निकल गया, देखो इस तरीके से बाहर निकल गया और बाहर निकल के बाहर जम गया, तब तो इनको बोलेंगे बाह्य आग्नेय चट्टानें, यानी कि जो बाहर निकली धरती से और वहां पे जमी। इन्हीं को हिंदी में बोलते हैं एक्सट्रूसिव। दूसरा ले लो भैया, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, है ना। बाह्य आग्नेय चट्टान यानी धरती से बाहर जो निकला और फिर धरती से बाहर निकले के जो लावा जमा, जिसको हम मैग्मा बोलते हैं। मैग्मा जब धरती से बाहर निकलेगा तो लावा बन जाएगा और फिर जम जाएगा, तो उसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। लेकिन अगर वो मैग्मा धरती से बाहर नहीं निकले, धरती के अंदर ही किधर साइड में इकट्ठा होकर अंदर के अंदर ही जम जाए, तो उसको हम बोलेंगे क्या? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, यानी आंतरिक आग्नेय चट्टान, यानी जो धरती के अंदर जमी और जो चट्टान धरती के अंदर जम के बनी, तो उसको आंतरिक आग्नेय चट्टान बोलेंगे। तो आप बोलोगे इससे कोई फर्क भी पड़ता है क्या भाई? धरती के अंदर जमो चाहे धरती के बाहर जमो, जो गरम गरम मैग्मा है वही तो जम रहा है। तो रोक तो एक ही बननी चाहिए, लेकिन नहीं, एक जैसी रोक नहीं बनती। बाह्य आग्नेय चट्टानों में और आंतरिक आग्नेय चट्टानों में फर्क पड़ता है। उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें भी फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो बाहर निकलती है वो तो हवा के संपर्क में आती है, ठीक है, पानी भी गिरता है इस पर, हवा भी लगती है, तो ये जल्दी ठंडी होती है बाहर वाली। लेकिन अंदर वाली पे नहीं तो पानी गिर रहा है नहीं हवा लग रही है, तो वो धीरे 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 ठंडी होती है। तो इससे फिर जब ठंडी होकर एक चट्टान बनाती है तो उस चट्टान का डिजाइन अलग बनता है ना। तो हम पढ़ते हैं उसके बारे में, चलो। तो क्या लिख रहा है? मोल्टन मैग्मा, मोल्टन मोल्टन मैग्मा कूल्स मेक सॉलिड इग्नियस रॉक, यानी कि ये पिघला हुआ जो लावा है, ये देखो एकदम पिघला हुआ, ये लाल लाल दिख रहा है तुमको, ये एकदम लाल दिख रहा है ना यहाँ पे। ये लाल वाला जो लावा है जब ये सूखता है और कूल डाउन होता है, ठंडा होता है, तो फिर इस तरह की काली काली इग्नियस रॉक ये बनाता है। तो देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको भी समझ लो एक बात, कि जब ये जो पिघली हुई ये जो लाल तुमको दिख रहा है ना, इसमें क्या है? इसमें पिघली हुई चट्टानें हैं, पिघले हुए मिनरल है, क्योंकि धरती के अंदर बहुत गर्मी थी तो सभी पिघल के एकदम लिक्विड बन गए। तो जब ये लिक्विड धरती के अंदर रहता है ना, इनसाइड अर्थ जब ये लिक्विड रहता है, तो उसको हम बोलते हैं मैग्मा। मैग्मा क्या बोलते हैं? मैग्मा। जब ये धरती के अंदर रहता है और जब ये धरती के बाहर निकल जाता है, यानी जैसे ये निकला हुआ इस फोटो में, धरती के बाहर, ऊपर आसमान देख सकते हो, तो धरती के एकदम बाहर है, तो बाहर निकलने के बाद इसको बोलते हैं हम लावा। तो ये दो नाम क्यों रखे हमने? ताकि हमको नाम सुन के पता चल जाए कि हम धरती के अंदर वाले इस लिक्विड की बात कर रहे हैं या फिर जो धरती के बाहर निकल गया उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर मैं लावा बोलूं तो लावा धरती के ऊपर आ गया, है ना, लावा धरती के ऊपर आवा। ओके, ऐसे याद कर लेना। और मैग्मा जो है वो धरती के अंदर ही रहता है। तो यहाँ पे देखो, ये देखो, दिख रहा है ये, यहाँ पे ये जो धरती के अंदर बह रहा है, ये बह रहा है, ये तो है क्या? मैग्मा। लेकिन ये ऊपर चढ़ा 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 और धरती के बाहर निकल गया, तो ये बाहर जो है ना, बाहर की साइड जो है, इसको हम बोलेंगे क्या? लावा, ठीक है। तो धरती के अंदर रहे तो बोलेंगे मैग्मा, धरती के बाहर रहे तो बोलेंगे लावा। तो मोल्टन मैग्मा जो है, यानी धरती के अंदर वाला, वो बाहर आता है और फिर वो ठंडा होता है, तो बाहर आने के बाद उसको क्या बोलेंगे? लावा। तो लावा जब ठंडा होता है तो वो क्या बनाता है? ठोस आग्नेय चट्टाने, यानी कि सॉलिड इग्नियस रॉक बनाता है। अच्छा, इन्हीं को हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं, कल की क्लास में हम देख चुके थे। इन्हीं को हम प्राथमिक चट्टाने भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भाई सबसे पहले
जो एकदम फ्रेश माल था, एकदम फ्रेश गर्मा गर्म लावा था, इससे पहली बार जो चट्टान बनती है उसको इग्नियस रॉक ही बोलते हैं हम, ठीक है। और इग्नियस रॉक दो टाइप की होती है। दो टाइप की कौन सी होती है भाई? दो टाइप की इग्नियस रॉक होती है। एक तो होती है इंट्रूसिव रॉक, यानी कि आंतरिक, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ उसको मैं। इग्नियस रॉक के दो प्रकार होते हैं। एक तो होती है आंतरिक आग्नेय चट्टान, और दूसरी ये वाली होती है, ठीक है। और दूसरी ये वाली को क्या बोलते हैं? बाह्य आग्नेय चट्टान, ठीक है। ओके, ऐसे बात है भैया, है ना? हाँ, तो ये हो गया, हमने देख लिया आग्नेय चट्टान किसको बोलते हैं, जो एकदम गर्मा गर्म मैग्मा धरती के ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद उसको हम लावा बोलते हैं। फिर लावा जब ठंडा होता है तो ठंडा होने के बाद जो सॉलिड चट्टान बनती है उसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। और बाहर अगर जमे लावा धरती के बाहर आके जमे तो उसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, यानी कि बाह्य आग्नेय चट्टान। और अगर वो धरती के अंदर ही कहीं पे जम जाए तो उसको हम बोलेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, यानी कि आंतरिक आग्नेय चट्टान, ठीक है जी। अब देखो, बात करते हैं हम इंट्रूसिव। अब दोनों की अलग अलग बात करेंगे हम। हमने बताया ना एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होती है और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होती है। तो मैंने बताया था कि अंदर जमने से और बाहर जमने से फर्क भी बहुत पड़ता है। अंदर जो जमता है वो धीरे धीरे जमता है, बाहर जो जमता है वो जल्दी जम जाता है। तो इससे बहुत फर्क पड़ जाता है स्ट्रक्चर में। तो क्या क्या फर्क पड़ता है वो चलो देखते हैं हम। ओके, देखो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, इनकी बात करते हैं। तो इनके एग्जाम्पल क्या है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक के? एक तो ग्रेनाइट है ना, ग्रेनाइट का पत्थर जो हम अपने लगाते हैं घरों में भी, और एक गैब्रो। ये दो एग्जाम्पल है ना। अब इसमें होता क्या है, देखो, मोल्टन मैग्मा कूल्स इनसाइड द अर्थ, यानी जो मैग्मा होता है वो धरती के अंदर ही, कोई देख के खोपचा रास्ता, कोई देख के थोड़ा सा क्या बोलते हैं खड्डा, उसी में धरती के अंदर वो सेट होकर वहीं जमने लग जाता है। सॉलिड रॉक्स फ्रॉम देयर कोल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और वहां पे जो ठंडा होने के बाद रॉक बनती है, चट्टान बनती है, उसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो धरती के अंदर, इंट्रूसिव का मतलब इनसाइड द अर्थ, वो जमी है, तो उनको आंतरिक आग्नेय चट्टान हम बोलते हैं, ठीक है। अब धरती के अंदर जमती है तो धीरे धीरे जमती है ना, बहुत टाइम लेती है जमने में। तो इससे क्या होता है, इनमें लार्ज ग्रेन स्ट्रक्चर बनता है। यानी इसको अगर तोड़ोगे ना तो इसकी जो ग्रेन बनेगी ना, ग्रेन मतलब इस पत्थर को अगर तोड़ोगे, ग्रेनाइट या फिर गैब्रो को, तो इसके जो टुकड़े होंगे बड़े बड़े टुकड़े टूटेंगे। क्यों? क्योंकि ये लार्ज ग्रेन स्ट्रक्चर बनते हैं, बड़े दानेदार प्रारूप में जमता है ये, है ना। इनके बड़े दाने बनते हैं, मोटे, क्योंकि धीरे धीरे जम रहा है। लेकिन जो एक्सट्रूसिव होता है, ऊपर जो होता है, वो जल्दी जम जाता है, तो इसलिए वो छोटे छोटे दानों में जमता है ना। तो ये मेन फर्क पड़ता है अंदर या बाहर जमने से। तो जिसके बड़े दाने होंगे, अब एक बताओ, मजबूत कौन होगा, शक्तिशाली कौन होगा? जिसके बड़े हाथ होंगे। और जिसके छोटे हाथ, पतले हाथ होंगे, क्या वो शक्तिशाली होगा? नहीं। तो इसीलिए जो इंट्रूसिव रॉक होती है वो ज़्यादा मजबूत होती है। इंट्रूसिव, अंदर जमने वाली रॉक ज़्यादा मजबूत होती है। क्यों? क्योंकि उनके लार्ज ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, बड़े दानेदार। उसका स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर को देखो, 2 मिनट, 2 सेकंड देना, मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। संरचना, तो उनका बड़े दानेदार संरचना होती है ना। बड़ी दानेदार संरचना होती है किसकी? जो अंदर जमते हैं, तो इसलिए वो मजबूत होते हैं। और ये दो एग्जाम्पल है, ग्रेनाइट और गैब्रो। ग्रेनाइट और गैब्रो किसका एग्जाम्पल है? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का। अच्छा, जो अंदर जमी और फिर रॉक बन गई। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे इसमें गलत लिखा गया थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने काट दिया इसको। बेसाल्ट नहीं होती है, ग्रेनाइट होती है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल। और जो ये ग्रेनाइट का पत्थर है, ये जो हम चक्की रहती है ना, चक्की हमारी जिसमें आटा पीसते हैं, मसाले पीसते हैं, उसके जो पार्ट होते हैं ना, जो घूमते हैं और उसके नीचे आके सब कुछ पिसता है, तो वो बनाने में भी काम में लिया जाता है क्या? ग्रेनाइट। तो उसमें इंट्रूसिव क्यों काम में ली जाती है रॉक? क्योंकि ये मजबूत होती है, और ये मजबूत रहेगी तो खुद नहीं घिसेगी, बल्कि जो चीज़ इसके नीचे आएगी उसको पीस देगी आराम से, ठीक है, समझ गए? तो मजबूत कौन सी होती है? इंट्रूसिव। अब आते हैं एक्सट्रूसिव को देखते हैं, यानी बाहर जो जमी, धरती के बाहर आके जमी, जो देखो यहाँ पे इसमें ये तो बनेगी इंट्रूसिव, है ना। यहाँ पे ग्रेनाइट, गैब्रो जैसी चीजें बनेगी, और ये बाहर आ गई, ये बनेगी एक्सट्रूसिव। तो एक्सट्रूसिव की हम क्वालिटी देखते हैं, क्या क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या विशेषताएं होती है। तो ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, यहाँ पे देखो लावा, मैग्मा विच कम्स आउट ऑफ अर्थ, यानी जो मैग्मा धरती से बाहर आ जाए उसको लावा बोलते हैं। लावा कूल एंड मेक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, यानी धरती से बाहर आ गया, फिर बाहर आके फैल गया, और हवा पानी लगने से वो ठंडा हुआ, और फिर उससे क्या बनी? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, यानी कि बाह्य आंतरिक चट्टाने बनी। हिंदी लिख दूं इसकी मैं? बाह्य आग्नेय चट्टान, ठीक है। हैव फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, इनकी जो संरचना होती है छोटी दानेदार संरचना होती है, यानी कि दाने इनके छोटे होते हैं, इसलिए मजबूत भी ज़्यादा नहीं होते, जल्दी टूट जाते हैं, और टूट के बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बिखर जाते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है इसका? बेसाल्ट।
बेसाल्ट है किसका एग्जाम्पल? बेसाल्ट है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, यानी धरती के अंदर का गरम गरम लिक्विड जो धरती से बाहर निकला, और बाहर निकलने के बाद जिसको हमने लावा बोला, वो धरती के बाहर आके ठंडा हुआ, और फिर उससे जो बनी वो बनी बेसाल्ट। और जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है ना, डेक्कन प्लेट्यू, ये इसी बेसाल्ट से ही बना हुआ, दक्कन का पठार इसी बेसाल्ट से बना हुआ है। तो यानी वहाँ पे भी जो महाराष्ट्र में दक्कन का पठार है, वहाँ पे भी बहुत करोड़ों साल पहले धरती के अंदर से लावा निकला था, और वो फैल गया चारों तरफ, और फैलने के बाद वो ठंडा हो गया। तो इसलिए पूरा का पूरा डेक्कन प्लेट्यू बेसाल्ट से बना हुआ है, और वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। तो देखो दो एग्जाम्पल दिए मैं, बेसाल्ट ऐसा काला काला होता है, मैंने बताया, क्योंकि लावा अंदर से निकलता है तो वो जम के काला काला हो जाता है। अभी हमने देखा, देखो यहाँ पे देखा ना, ये काला काला हो जाता है। और इसके अलावा एंड्रेसाइट, एंड्रेसाइट भी किसका एग्जाम्पल है? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का, भाई है आग्नेय चट्टानों का। तो ये दो एग्जाम्पल याद कर लेना, पहला एंड्रेसाइट और दूसरा बेसाल्ट। चलो आगे चलते हैं। ये आ गई भाई हमारी सेडिमेंट्री रॉक। देखो मैंने सेडिमेंट्री रॉक का कल बताया था ना आपको कि सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है। तो मैंने बताया था कि मान लो अलग अलग टाइप की रॉक होती है, अगर मेरे पास वो डायग्राम होगा तो, नहीं है यहाँ पे। तो मैंने बताया था कि अलग अलग टाइप की रॉक होती है, और वो मान लो जैसे ऊपर यहाँ पे लावा जमा, ठीक है, यहाँ पे कोई एक रॉक बनी, यहाँ पे भी कोई लावा जमा, यहाँ पे कोई एक रॉक थी, यहाँ पे कोई दूसरी रॉक थी। पानी सभी रॉकों को, अलग अलग टाइप की रॉक को एक जगह लाके इकट्ठा करता है। जैसे यहाँ पे थोड़ी सी काली रॉक इकट्ठी हुई है ना, फिर थोड़ी सी पीली, इसके ऊपर थोड़ी पीली रॉक इकट्ठी हुई, इसके ऊपर थोड़ी नीली रॉक, अलग अलग टाइप की रॉक इकट्ठी होगी, और फिर एक के ऊपर एक इकट्ठी होती रहेगी करोड़ों साल तक। और फिर जो दबाव पड़ेगा उस दबाव से सारी एक साथ मिलके और फिर वो एक रॉक बन जाएगी, उसको हम बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक। तो यहाँ पे देखो इस रॉक को, इसमें आपको क्या एक एक टाइप की रॉक दिखी थी? देखो यहाँ पे जो हमने इग्नियस रॉक देखी थी, ये पूरी की पूरी ऊपर से नीचे तक एक टाइप की है, ये भी ऊपर से नीचे तक एक टाइप की है। हमने जो ये वाली देखी थी, ये भी देखो ऊपर से नीचे तक एक टाइप की है। इसको देखोगे, इसमें थोड़ा सा लग सकता है कि अलग स्ट्रक्चर है, लेकिन मिला हुआ नहीं है, सेम चीज़ ही है, ये सेम चीज़ है, क्योंकि ये धीरे धीरे जमी थी तो बड़ी दानेदार संरचना के कारण ऐसी दिख रही है। लेकिन ये देखो सेडिमेंट्री रॉक, देखो इसमें हजार टाइप की आपको सीधे सीधे दिखेगी। ये भाई ये हिस्सा अलग है ना, ये हिस्सा अलग है, ये हिस्सा अलग से है, ये हिस्सा अलग से, यानी ये सारे अलग अलग हिस्से थे जो जुड़े हुए हैं, है ना। देखो चिपकाए हुए हैं एक तरीके से। तो कैसे चिपके? ये पानी के साथ आए और फिर एक के ऊपर एक गिरे, तो दबाव से सारे के सारे चिपक के एक खुद एक अलग रॉक बना ली, जिसको हमने बोला सेडिमेंट्री रॉक। इसमें बहुत टाइप की रॉक के चूरे मिले हुए हैं। देखो देखो ये दिख रहा है, स्पष्ट ही दिख रहा है ना। यहाँ पे देखो ये सब अलग अलग चिपके हुए हैं। अब भाई रुक जा, ये देखो ये अलग चिपका हुआ है, ये अलग चिपका हुआ है, ये अलग चिपका हुआ, ये तो अलग ही चिपका हुआ है। ये देखो ये काला सा अलग ही, ये हो सकता है बेसाल्ट हो, है ना। इंटरेस्ट, ये देखो, ये देखो, ये लाल लाल देखो, है ना। तो इस तरीके के पत्थर आपने देखे होंगे, मैंने तो बहुत देखे हैं पहाड़ों पे। तो ये मिलते हैं। ये एग्जाम्पल किसका है? ये है सेडिमेंट्री रॉक का। और इनको बनने में बहुत साल लगते हैं, कई कई साल, हजारों साल तक पड़े रहते हैं ना कोई पत्थर एक दूसरे के ऊपर, तो वो चिपक जाते हैं फिर दबाव से। तो इसलिए सेडिमेंट्री रॉक ये बना देते हैं। अच्छा, ये हिल गया यहाँ से। हाँ चलो यहाँ पे कर देता हूँ उसको मैं। तो ये है सेडिमेंट्री रॉक। इनको क्या बोलते हैं हिंदी में? इनको बोलते हैं, हिंदी में लिख देता हूँ मैं हिंदी अनुवाद भी इनका, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अवसादी चट्टान है, ठीक है, अवसादी चट्टाने। तो अवसाद का मतलब सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स का मतलब वो टुकड़े जो नदियां तोड़ तोड़ के लाती है। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे टुकड़े नदियों ने तोड़ के लाए और उनको एक साथ मिला दिया, तो ये सेडिमेंट्री रॉक बन गई। तो सेडिमेंट्री रॉक की कुछ विशेषताएं देखते हैं हम। रॉक्स रोल डाउन क्रैक एंड हिट अर्थ ईच अदर, यानी कि ऊपर से टूट के आती है, जो चट्टान है उनके टुकड़े टूट टूट के आते हैं, वो नीचे आते हैं, खुद नीचे आते हैं या पानी उनको नीचे लाता है, और फिर एक दूसरे से भिड़ते हैं आके, ठीक है। भिड़ने से क्या होता है? टूट जाते हैं, ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स कॉल्ड सेडिमेंट। तो उससे क्या होता है? टूट के उनके छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं इस तरीके के, तो इनको बोलते हैं हम सेडिमेंट्स, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों को, ठीक है। सेडिमेंट्स गेट डिपोजिटेड बाय विंड वाटर एटसेट्रा। तो सेडिमेंट क्या होता है? किसी एक जगह पे आके इकट्ठे हो जाते हैं, किससे? पानी से भी हो सकते हैं, और हवा भी जोर से चलते वो भी लुढ़का लुढ़का के उनको एक जगह इकट्ठा कर सकती है। उसके बाद में दे गेट दे गेट कंप्रेस्ड एंड हार्डन्ड फ्रॉम द सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी ऊपर आते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक आते हैं, फिर दबाव से कंप्रेस हो जाते हैं, और कंप्रेस होकर इस तरीके से हार्ड रॉक वो पूरी बन जाती है। अच्छा, इनका क्या एग्जाम्पल? एक तो सैंडस्टोन एग्जाम्पल है, और ये जो है इनमें फॉसिल्स भी हो सकता है। यानी देखो क्या मैंने बताया था कल कि इनमें फॉसिल भी मिलता है। क्यों मिलता है? यहाँ पे देखोगे तो ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना, यानी बहुत सारी चीजें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये सब जुड़ी हुई है एक दूसरे से। किससे जुड़ी हुई है? दबाव से। तो हो सकता है इन पत्थरों के बीच में कोई जानवर भी आगे फंस गया हो, तो वो भी चिपक जाएगा अंदर और फिक्स हो जाएगा इनके साथ में। तो इनमें फॉसिल भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? फॉसिल्स भी इनमें मिल जाते हैं, ठीक है। किनमें मिलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक में। क्या इग्नियस रॉक में फॉसिल मिलेंगे? बिल्कुल मिल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ तो भाई एकदम गर्मा गर्म लावा है। देखो ये तो इसके नीचे जो भी आएगा जला के राख कर देगा, तो क्या पता चलेगा कि क्या था इसके नीचे? नहीं। इन्हीं में मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ठंडी रहती है और ये दबाव से पैक होती है एक साथ,
ये गर्मी से पैक नहीं होती, ये लावा से पैक नहीं होती, ये दबाव से पैक होती है एक दूसरे के साथ में। तो इनके बीच में जीवाश्म यानी कि फॉसिल भी मिल सकते हैं, क्योंकि अगर बीच में कोई जानवर दब गया तो वो फिर सारे के बीच में दब के और फिर जब ऊपर से दबाव पड़ेगा चिपक जाएगा, और ये पूरी रॉक को हम तोड़ेंगे तो हो सकता है इसके अंदर हमें कोई जानवर का अंश भी मिल जाए जो कभी हजारों करोड़ों साल पहले इसके नीचे दबा हो। अच्छा जी, चलो आगे चलते हैं। अब देखो क्या है, अब बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक की। मेटामॉर्फिक रॉक का मैंने बताया था आपको क्या नाम होता है, इसको बोलते हैं रूपांतरित चट्टाने या कायांतरित चट्टाने। रूपांतरित चट्टाने या फिर कायांतरित चट्टाने, ठीक है। अच्छा, इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स, ये जो है इग्नियस रॉक हो चाहे सेडिमेंट्री, दोनों में से कोई सी भी रॉक हो, वो ग्रेट हीट और प्रेशर यानी कि उच्च ताप और दाब के नीचे आने के बाद क्या होता है, बदल जाता है उनका रूप और वो मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि रूपांतरित चट्टाने बन जाती है। तो क्या होगा, हमारे पास एक इग्नियस रॉक होगी या तो आग्नेय चट्टान होगी, या फिर एक सेडिमेंट्री रॉक होगी यानी कि अवसादी चट्टान होगी, और फिर वो उच्च दाब उच्च ताप के नीचे आ जाएंगे। किसी तरीके से वो धरती के नीचे पहुंच के उनके ऊपर बहुत दबाव लगेगा, और अंदर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो ज़्यादा टेम्परेचर में ज़्यादा दबाव लगने से फिर उनका क्या होगा, वो बदल जाएगी और वो रूपांतरित चट्टान बन जाएगी। जैसे आपने सुना होगा कि कोयले से ही हीरा बनता है ना, कोयले से ही हीरा निकलता है। तो हीरा कोयले से कैसे निकलता है कि जो कोयला होता है ना, कोयला वो बहुत ज़्यादा दबाव में जहाँ पे रहता है, बहुत उसके ऊपर बहुत सारी ज़मीन है, बहुत सारा दबाव है और नीचे बहुत गर्मी है, तो वहाँ पे कई कोयले क्या होते हैं उस दबाव के वजह से बदल के हीरा बन जाते हैं। तो कोयला हीरे से ही बनता है, लेकिन जब तक उसको उच्च दाब उच्च ताप नहीं मिलेगा तब तक वो हीरा नहीं बनेगा। तो एक साइड तो काला काला कोयला होता है और एक साइड चमकदार हीरा होता है, दोनों का रूप देख के आप बता ही नहीं सकते कि ये हीरा कभी ऐसा कोयला भी रहा होगा काला, लेकिन जब उसको उच्च दाब उच्च ताप मिलता है, बहुत उसको कठिन कष्ट झेलने पड़ते हैं, तो फिर वो कोयले से हीरा बन जाता है। तो इसलिए आपको भी अगर कोयले से हीरा बनना है तो आपको भी ये पढ़ाई का उच्च दाब उच्च ताप झेलना पड़ेगा, अपने दिमाग को झोंकना पड़ेगा इस पढ़ाई में, समझने में हर चीज़ को। समझा तो वैसे मैं रहा हूँ ढंग से, लेकिन फिर आपको भी अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आप उस कोयले से एक अच्छा खासा हीरा बन पाओगे, दुनिया आपको हीरे की तरह देखेगी। अदरवाइज अगर आप उच्च ताप और उच्च दाब से बचते रहोगे हमेशा तो आप कोयला ही रह जाओगे भैया, फिर आपको दुनिया कोयले की तरह ही देखेगी। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल क्या है मेटामॉर्फिक रॉक के, कि जो क्ले होती है ना, क्ले उससे स्लेट बन जाता है। क्ले का मतलब होता है, क्ले का मतलब होता है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी उच्च ताप उच्च दाब में रहती है तो इससे स्लेट बन जाती है। स्लेट वही होती है जिसपे हम लिखते हैं, वो काली काली स्लेट नहीं होती क्या, वो बन जाती है। लाइम स्टोन जो होता है, चूना पत्थर, चूना पत्थर जो होता है वैसे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है ना, चूना चूना नहीं होता क्या हमारा, जो कई लोग उसमें भी काम में लेते हैं, कड़ी करते हैं हम घर पे, उसमें भी काम में लेते हैं। तो उसको भी उच्च ताप उच्च दाब में रखोगे तो वो मार्बल बन जाएगा। मार्बल जिससे हमारा ताजमहल जैसी चीज़ें बनी हुई ना, जो मार्बल देखने में बहुत अच्छा लगता है, वो पहले चूना पत्थर रहता है और उसके बाद में उच्च ताप और उच्च दाब के नीचे आने के बाद वो मार्बल बनता है। और इसीलिए जब हम धरती को खोदते हैं तो उसके अंदर से मार्बल निकलता है हमेशा। मार्बल कभी भी धरती के ऊपर नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि मार्बल वही चूना पत्थर बनेगा जिसके ऊपर बहुत दबाव लगा हो, यानी बहुत ऊपर वजन हो। ऊपर वजन होने का मतलब ये कि उसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने हो और फिर अंदर बहुत टेम्परेचर हो, तो चूना पत्थर बन जाएगा मार्बल, चूना पत्थर बन जाएगा एकदम प्यारा प्यारा मार्बल। और फिर जब हम उन चट्टानों को खोद के निकालेंगे, हटाएंगे, उसके नीचे हमें मार्बल मिलेगा हमेशा, क्योंकि मार्बल उच्च ताप और उच्च दाब, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से ही बनता है। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक के, ये मैंने दिए हैं साथ में, आप देख सकते हो देखना चाहो तो। जैसे देखो ये मार्बल है ना, कितना अच्छा सुंदर मार्बल है, ये चूने पत्थर से बनता है। एंथ्रेसाइट हो गया, नीस हो गया, हॉर्न फेल्स हो गया, ये क्या है, मेरी पोसाइट हो गया, नोवाक्यूलाइट हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, ये भी उससे बनता है मेटामॉर्फिक रॉक है। फिलाइट हो गया, सिस्ट हो गया, स्क्रन हो गया, स्लेट हो गया, देखो काली काली स्लेट जिससे बच्चे लिखते हैं वो स्लेट बनती है, और सोप स्टोन हो गया। ये सारे के सारे मेटामॉर्फिक रॉक के उदाहरण है, एग्जाम्पल है, कहीं लिखने की जरूरत पड़े तो आप देख सकते हो और लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई रॉक्स का यानी कि चट्टानों का उपयोग, उपयोग क्या होता है, चट्टानों का उपयोग। अच्छा, ये चट्टान जो है ना, इसको हिंदी में एकदम भयंकर हिंदी में जाओगे तो इसको सेल भी बोलते हैं, तो सेलों का उपयोग भी लिख सकते हो, है ना। मैं चट्टान इसलिए बोल रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, भयंकर हिंदी में इसको सेल बोलते हैं, ठीक है। तो सेलों का क्या उपयोग होता है चट्टानों का, कि भाई हम इससे रोड बनाते हैं, घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, है ना। जैसे कि लाल किला जो देखोगे दिल्ली में, ये किससे बना हुआ है, ये रेड सैंड स्टोन से बना हुआ है, रेड सैंड स्टोन से बना हुआ है ना, सैंड स्टोन से, यानी कि लाल चूना पत्थर की चट्टान से बना हुआ है ना। और ताजमहल, ताजमहल किससे बना हुआ है, मार्बल से बना हुआ है, व्हाइट मार्बल, किससे, व्हाइट मार्बल। मार्बल कौन सी चट्टान है, मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है, तो उसको काम में लेके हमने ताजमहल बना दिया। तो इस तरीके से हम चट्टानों को यानी कि सैलों को काम में लेके रोड भी बना सकते हैं। पहले रोड भी इसी से बनाई जाती थी, मेरे गांव में मैंने देखी थी पुरानी रोड थी, उसमें जो आजकल रोड बनती है वैसी रोड नहीं थी,
कि उसमें कोई डामर नहीं डाला हुआ था, सीमेंट नहीं डाली हुई थी, वहाँ पे पत्थर जो है, पत्थर तोड़ तोड़ के मतलब चट्टाने, और उनको ऐसे जचाया हुआ था, मिट्टी में गाड़ गाड़ के बराबर किया हुआ था, जिससे कि रोड बन गई। वो कई सालों तक मैंने रोड देखी है, पूरा बचपन उसी रोड पर बिताया। तो भाई खेलते हुए, तो वो रोड बनाते थे पहले चट्टानों को काम में लेके, घर बनाते थे, जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, और बिल्डिंग भी बनाते थे, ये बिल्डिंग हो गई इस तरीके की। तो ये सारी चीज़ें बनाई जाती थी पहले चट्टानों को काम में लेके। अच्छा, अब हम देखते हैं रॉक साइकिल। हिंदी में इसको बोलते हैं शैल चक्र। क्या बोलते हैं? शैल चक्र। शैल चक्र का मतलब कुछ ही नहीं है, आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि एक वर्ड बहुत चलता है आजकल, रीसाइकल। रीसाइकल का मतलब क्या होता है? रीसाइकल का मतलब ये होता है, मान लो आपने कोई चीज़ खरीदी, जैसे आपने एक हथौड़ा खरीदा ना, हथौड़ा खरीदा, और आपने एक गेंती खरीदी, आपने एक साइकिल खरीदी, साइकिल चलाने वाली साइकिल। अब ये चीज़ें मान लो बहुत दिन आपने काम में ली, फिर टूट गई। टूट गई तो आप क्या करोगे? इसको कबाड़ी को बेच दोगे, कबाड़ी को, क्योंकि ये लोहे की चीज़ें तो कबाड़ी ले जाएगा, ठीक है। अब कबाड़ी ले जाने के बाद इनका करेगा करेगा क्या? कबाड़ी ले जाने के बाद इनको उस फैक्ट्री में दे देगा, जिस फैक्ट्री से ये कंपनी को दे देगा, फैक्ट्री वालों को दे देगा। वो क्या करेंगे? इनके लोहे को फिर से पिघलाएंगे। क्या करेंगे? पिघलाएंगे। पिघलाएंगे तो भाई फिर साइकिल साइकिल जैसी नहीं दिखेगी, लोहा हथौड़ा हथौड़े जैसा नहीं दिखेगा, गैती गैती जैसी नहीं दिखेगी, सारा पिघल के एक ही लोहा बन जाएगा, और पिघला के फिर उससे जो भी बनाना चाहे वो नई चीज़ बना लेंगे। तो रॉक साइकिल भी यही है भाई साहब, कि जो चट्टाने हैं दुनिया में, जैसे कि 3 टाइप की हमने चट्टान पढ़ी। एक तो इग्नियस रॉक पढ़ी, आग्नेय चट्टान पढ़ी। दूसरी मेटामॉर्फिक रॉक पढ़ी, यानी कि कायांतरित रूपांतरित चट्टान पढ़ी। और तीसरी हमने पढ़ी सेडिमेंट्री रॉक, यानी कि अवसादी चट्टान। तो अगर वो चट्टाने फिर से पिघल जाए लावा में जाके, लावा मान लो लावा से मिल जाए कि जमीन के नीचे जाके, और गरम गरम लावा में मिल जाए तो वापस से पिघल जाएगी, फिर वापस धरती से बाहर निकले तो फिर वो क्या बन जाएंगे? नई चट्टान बन जाएगी। तो एक तो साइकिल ये हो गया। दूसरा, को नई लावा से चट्टान बनी है, इग्नियस रॉक बनी है, आग्नेय चट्टान बनी है, और फिर टूट टूट के नीचे गिरी, और गिर के बहुत सारी चट्टान जुड़ के एक वो नई चट्टान बन गई दबाव से, जिसको हम बोलते हैं अवसादी चट्टान। बहुत सारी चट्टानें टूट टूट के टुकड़े आ जाए और दबाव की वजह से वो जुड़ के एक चट्टान जैसी दिखने लग जाए, तो उसको अवसादी चट्टान यानी कि सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं। तो उस आग्नेय चट्टान से, इग्नियस रॉक से, ये सेडिमेंट्री रॉक बनना भी क्या होगा? रॉक साइकिल का पार्ट होगा। उसी के अलावा जैसे हमने देखा कि बहुत कोई चट्टान जो बन जाती है, जैसे चूना पत्थर है, चूना पत्थर ऊपर पड़ा है, फिर वो कैसे धरती के नीचे चला गया और उसके ऊपर बहुत दबाव पड़ा और ताप पड़ा, तो वो क्या बन जाएगा? मार्बल बन जाएगा। तो ये चूना पत्थर से मार्बल बनना, ये भी साइकिल हो गया, क्योंकि वो एक चीज से दूसरी चीज में बदल रहा है। तो एक चट्टान का दूसरी चट्टान में बदलना, इसी को रॉक साइकिल बोलते हैं। और इसका मैंने यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ चित्र, कि ये भाई इग्नियस रॉक है जो लावा से बनी है ना, ये लावा है, मैग्मा है, इससे देखो ठंडा हुआ तो क्या बनी? इग्नियस रॉक, ठीक है। और मान लो इग्नियस रॉक बनी और फिर से इसके ऊपर बहुत सारा लावा आ गया, तो ये वापस से जम के क्या बन जाएगी? लावा बन जाएगी, मैग्मा बन जाएगी। तो ये रॉक साइकिल हो गया। अब जो इग्नियस रॉक है वो क्या हुआ? उसकी वेदरिंग हुई और वो टूटी, एकदम वेदरिंग हो गई, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई, तो वो सारी जुड़ेगी, तो वो सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी। तो ये भी रॉक साइकिल का पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इग्नियस रॉक यहाँ पे गई, ये इग्नियस रॉक थी, धरती के अंदर चली गई, हीट और प्रेशर लगा, तो इससे मेटामॉर्फिक रॉक भी ये बन सकती है, ये भी रॉक साइकिल का पार्ट है। उसके अलावा मेटामॉर्फिक रॉक पे अगर लावा आ जाए, मैग्मा आ जाए, खूब सारा गरम गरम मैग्मा आ जाए, तो वापस से उसको पिघला देगा, तो वापस से वो पिघल के वो भी मैग्मा का पार्ट बन जाएगी, फिर मैग्मा से वापस इग्नियस रॉक बन जाएगी। या फिर ये भी हो सकता है कि मेटामॉर्फिक रॉक जो नहीं बनी वो भी टूट जाए, है ना, वेदरिंग हो जाए, उसका इरोजन हो जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के वो सेडिमेंट्री रॉक बन सकती है, ठीक है। अब सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है? सेडिमेंट्री रॉक एक साथ जुड़ के एक बड़ी सेडिमेंट्री रॉक बना सकती है ना। फिर वो सेडिमेंट्री रॉक मान लो धरती के नीचे चली जाए, उस पर हीट और प्रेशर पड़े, तो वो वापस से मेटामॉर्फिक रॉक बन सकती है। तो यानी कि इसमें भाई सब कुछ आता है ना, इसमें सब कुछ आता है। इसमें क्या आता है? सेल चक्र में, यहाँ लिख दूँ सेल चक्र, कि इसमें आप ये लिखो, एक तो मैं जैसे लिखूँ इग्नियस रॉक, है ना, एक लिखूँ मैं सेडिमेंट्री रॉक, एक मेटामॉर्फिक रॉक, और एक लिखूँ मैं मैग्मा। तो देखो मैग्मा से इग्नियस रॉक भी बन सकती है, इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक भी बन सकती है, मेटामॉर्फिक रॉक से सेडिमेंट्री रॉक भी बन सकती है, सेडिमेंट्री रॉक फिर से मैग्मा भी बन सकती है, ठीक है। मैग्मा से ये देखो ये क्या है? इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक अगर पिघल जाए तो फिर से मैग्मा बन सकती है। सेडिमेंट्री रॉक जो है वो इग्नियस रॉक जो है वो सेडिमेंट्री रॉक बन सकती है, टूट जाए छोटी छोटी, तो है ना। और जो ये इग्नियस रॉक है वो फिर से पिघल के वापस से मैग्मा बन सकती है। तो ऐसे जिधर भी जो भी तीर करना चाहो वो कर सकते हो, बस ये मत कर देना, ऐसे तीर मत कर देना कि कहीं सेडिमेंट्री रॉक आपने लिखा, ऊपर आपने इग्नियस रॉक लिखा, और सेडिमेंट्री रॉक से सीधा इग्नियस रॉक की तरफ तीर मत कर देना, क्योंकि इग्नियस रॉक केवल और केवल मैग्मा से बनती है। इन्हीं को हम प्राथमिक चट्टान बोलते हैं, जो पहली बार चट्टान बने, यानी एकदम नए ताजा मैग्मा से। तो सेडिमेंट्री रॉक को इग्नियस रॉक अगर बनाना है, यानी कि अवसादी चट्टानों को अगर हमें आग्नेय चट्टानें बनाना है, तो सबसे पहले हमें उनका मैग्मा बनाना पड़ेगा, उसको मैग्मा की तरफ करना और फिर उसको इग्नियस रॉक की तरफ करना, इस तरीके
तरीके से घूमेगी, बाकी जिधर चाहो उधर घुमा सकते हो। इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो सकती है, इग्नियस रॉक जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो सकती है, सेडिमेंट्री रॉक जो है वो मैग्मा में कन्वर्ट हो सकती है, सेडिमेंट्री रॉक भी मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो सकती है, मेटामॉर्फिक रॉक भी सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो सकती है। मेटामॉर्फिक रॉक अगर गर्म ज्यादा हो जाए, लावा आ जाए उसके ऊपर, तो वो मैग्मा में कन्वर्ट हो सकती है ना, और मैग्मा में कन्वर्ट होकर फिर से वो इग्नियस रॉक बन सकती है। तो इस तरीके से जो भी कॉम्बिनेशन बनाना चाहो वो सारे बना सकते हो, और यही कन्वर्ट होते रहते हैं हमेशा, धरती पे हमेशा चलता रहा, आगे भी चलता रहेगा, और इसी को हम बोलते हैं रॉक साइकिल, इसी को हम बोलते हैं सेल चक्र। अच्छा, अब देखो रॉक्स और मिनरल, क्या नाम है, सेल एवं खनिज, इनको हिंदी में बोलते हैं सेल एवं खनिज। तो रॉक्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मिनरल, मिनरल्स आर, तो रॉक जो होती है ना, मतलब जो ये हम चट्टाने देखते हैं, ये जो हमने चट्टाने देखी, ये देखो पीछे चट्टाने देखी, ये सारी की सारी चट्टाने, इनमें कोई ना कोई मिनरल होता है। मिनरल का मतलब क्या होता है, खनिज, खनिज जो इनका बेसिक प्रोडक्ट होता है। जैसे अभी हम पकोड़ा खा रहे हैं, पकोड़ा खा रहे हैं, तो पकोड़े को वैसे तो हम पकोड़ा बोलेंगे, लेकिन उसके अंदर के मिनरल, अगर मान लो अंदर जो सामान हमने काम मिला है उसको मिनरल बोले पकोड़े को, तो अंदर क्या क्या डाला हुआ है, आलू डाला हुआ है, बेसन डाला हुआ है, मिर्ची डाली हुई है, तो बहुत सारी चीजें मिलके एक पकोड़ा बनाती है। उसी तरीके से एक सेल, एक रॉक, रॉक बनाने के लिए बहुत सारे मिनरल उसके लिए काम आते हैं, जो उसके अंदर के इनग्रेडिएंट होते हैं। अच्छा, तो मिनरल क्या होते हैं भाई साहब, मिनरल की परिभाषा दी है कि मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस, यानी जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न पदार्थ होते हैं, जो कि हैविंग सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिनकी कुछ निश्चित भौतिक गुण होते हैं, और डिफाइनिट केमिकल कंपोजिशन, एवं निश्चित केमिकल 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 रासायनिक रासायनिक मिश्रण होता है। यानी भाई खनिज जो है मिनरल उनको बोलते हैं हम, जो कि प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हो, और जिनके निश्चित भौतिक गुण हो, और जिनका कोई निश्चित रासायनिक मिश्रण हो, यानी कि डेफिनेट डेफाइनाइट सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज, और डेफिनाइट डेफाइनाइट जो भी बोलते हो इसको, डिफाइनाइट केमिकल कंपोजिशन हो। यानी कि भाई अगर मैं खनिज की बात करूं, तो जैसे मैं एक बात करूं कि खनिज 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 कैल्शियम, कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम एक खनिज है ना, खनिज है। लेकिन कैल्शियम जो होगा कहीं पे भी निकालो, कैल्शियम चाहे मैं भारत में निकालूं, चाहे अमेरिका में निकालूं, चाहे मैं इराक में निकालूं, चाहे मैं पाकिस्तान में निकालूं, कैल्शियम के कंपोनेंट जो है ना सेम होंगे, उसके भौतिक गुण सेम होंगे, और उसके रासायनिक मिश्रण भी सेम होंगे। यानी कि वो सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी जो भारतीय कैल्शियम में होती है वही पाकिस्तानी कैल्शियम में भी होगी, और उसमें डिफाइनाइट क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन भी होगा, यानी निश्चित रासायनिक मिश्रण भी होंगे। और ये जब एकदम निश्चित होंगे दोनों चीजें, तभी उस चीज को हम कैल्शियम बोलेंगे। तो जहां जहां कैल्शियम निकलेगा उसके सारे के सारे गुण एक जैसे होंगे। तो वो कैल्शियम तो एक मैंने खनिज बताया, उसके अलावा बहुत सारे खनिज होते हैं, तो उन खनिजों को मिला के बनती है रॉक्स, यानी चट्टाने। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं मिनरल्स का, यानी कि खनिजों का। जो खनिज हमने देख लिया कि खनिज से चट्टान बनती है, तो खनिजों का प्रयोग क्या होता है, तो प्रयोग खनिजों के बहुत होते हैं भाई साहब। आदमियों के लिए, इंसानों के लिए खनिज बहुत काम के हैं। खनिज लवण हम खाते भी हैं, खनिज लवण से हम हमारी फैक्ट्रियां भी चलाते हैं, उनसे हमारे खेतों में खेती भी करते हैं, बहुत सारे काम आते हैं, दवाइयां भी बनाते हैं। कैसे, वो फ्यूल के रूप में भी काम आते हैं, जैसे कोयला, कोयला एक खनिज है ना, कोयला खनिज से तो बना हुआ है, तो उसको हम काम में लेते हैं फ्यूल के रूप में, कोयला, गैस, पेट्रोलियम। इंडस्ट्री में काम में लेते हैं, यानी हमारी जो फैक्ट्रियां उनमें काम में लेते हैं, जैसे कि लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोना हो गया, इनको फैक्ट्रियों में इन सब चीज़ों में काम में लेते हैं, सोना हम पहनते भी हैं, है ना। और मेडिसिन में और फर्टिलाइजर में, यानी कि दवाइयों में, और फर्टिलाइजर का मतलब होता है खादों में भी, खाद में भी हम खनिज को काम में लेते हैं। जैसे आपकी एनपीके हो गई, नाइट्रोजन, पोटास, पोटास भी एक खनिज है ना, तो पोटास खनिज है, इसको हम खाद में काम में लेते हैं। मेडिसिन में भी बहुत सारी एंटीबायोटिक जो होती है, एंटीबायोटिक गोलियां होती है, वो बहुत सारे खनिजों से बनती है। तो खनिज ना सिर्फ हम दवाइयों में काम में लेते हैं, बल्कि खाद में भी काम में लेते हैं, बल्कि फैक्ट्रियों में भी काम में लेते हैं, बल्कि हर जगह काम आते हैं। और इंसानों में भी मिनरल कई ऐसे जरूरी होते हैं शरीर को चलाने के लिए भी, जिनकी भी हम ऊपर से गोलियां खाते हैं, है ना। तो वो भी हमारे शरीर को चलाने के लिए भी खनिज खनिज जो है वो काम आते हैं। तो ये सारे खनिज के उपयोग थे, और इसी के साथ में हमारा चैप्टर नंबर 2 क्लास 7 एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी सी मैं गुब्बारे उड़ा देता हूँ पार्टी करने के लिए, गुब्बारे उड़ेंगे देखना, ये उड़ गए गुब्बारे। ओके, और थोड़ी सी पार्टी और कर सकते हैं, ये देखो, ये हमने पार्टी कर ली थोड़ी सी। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर
3 ऑफ ज्योग्राफी एनसीईआरटी। उस चैप्टर में मज़ा आएगा। उस चैप्टर का नाम जो है वो कल पता चलेगा, कल की क्लास में। और तब तक के लिए जहाँ मैं कहता हूँ ऊपर देखो ये 1 नंबर 1 लिखा हुआ रहा ना, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लिया करो भाई। सब्सक्राइब करोगे तो आगे ही सारी क्लासें मिलती रहेगी आराम से। और उधर पूरी प्लेलिस्ट दियो। प्लेलिस्ट का मतलब ये होता है कि जितनी भी वीडियो इस टॉपिक पे बनी हुई ज्योग्राफी पे वो सारी एक जगह मिल जाएगी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो उस तरीके से देखना चाहो तो वहाँ पे ढूंढनी नहीं पड़ेगी यूट्यूब पे, वहाँ पे क्लिक करोगे सारी वीडियो मैंने जो बनाई वो मिल जाएगी। ठीक, वहाँ से क्लिक करके वो देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे। रात में देख रहे हो तो हैव अ गुड नाइट। बाय बाय।